नमस्कार दोस्तों, मैं गिरजेश कुमार तिवारी आप सब लोग के सामने लेकर आ रहा हूं इसरो के एग्जाम जो अभी 14 तारीख को हुए थे। 14 जुलाई को आपका इसरो का एग्जाम हुआ, उसका हम सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं। डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। 80 क्वेश्चंस थे तो 80 तरीके से होंगे, इसलिए आप इसको जरूर देखें, थोड़ा टाइम निकाल के देखें। 2 घंटे का पेपर था, हो सकता है 3, 4, 5 घंटे लग जाए, लेकिन हाँ आप इसको डिटेल सॉल्यूशन को देखें, जिससे आपको आपका माइंड चलेगी सर क्वेश्चंस को कैसे हम टैकल करें, किन क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं तो उसी को करें। नेगेटिव मार्किंग है तो कुछ क्वेश्चन को हमें नहीं करना, नहीं आ रहा तो नहीं करेंगे, उसमें क्या है? क्या 100% आपका कट ऑफ जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसरो का एग्जाम है, आसानी से करें, काफी बारीकियों को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करें। तो क्वेश्चंस को हम सब लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसकी सारी पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करेंगे, सारे सब्जेक्ट को आप मर्ज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बहुत ध्यान से सारे क्वेश्चन देखिए, हो सकता है मल्टीपल पार्ट्स में हो, क्योंकि आप लगातार आप भी क्वेश्चंस नहीं देख सकते और लगातार बना पाना भी संभव नहीं है। तो इसलिए सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 20-25 क्वेश्चन हर एक वीडियोज में रहेगा, तो 3-4 वीडियोज में आपके 80 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। अभी पता नहीं कितने में कवर हो, जितना हो पाएगा हम कराएंगे, ठीक है। तो आप सब लोग इसरो का पेपर सॉल्व करें, बहुत अच्छे ढंग से सॉल्व करें, देखते हैं हर एक क्वेश्चन को देखते हैं और पढ़ते हैं, ठीक है, समझदारी से। चलिए, पहला क्वेश्चन जो था अ मास ऑफ 2 kg, जैसे जो क्वेश्चन दिया उसको पहले देखते ही समझते रहिए क्या क्या दिया हुआ। अ मास ऑफ 2 kg, मास क्या दिया है? 2 kg ऑसिलेटिंग इन सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। आपका जो दिया है वो क्या दिया है? इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ही क्या है? एंड टाइम, तो टाइम पीरियड आपका क्या दिया है? T सेकेंड। और कुछ कंडीशन, कुछ बाउंड्री कंडीशन दिए। एट t इक्वल टू 0 डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0, मतलब क्या? मीन पोजीशन तो बताए होंगे कि जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से किसी सर्कुलर पाथ पर मोशन कर वेलोसिटी से कर रहा हो, ठीक है। तो कोई एक बॉडी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एक सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रही है किसी एक जनरल टाइम पर। मान लीजिए ये यहां पहुंच गई और ये थीटा है। अच्छा, इसमें आपका बात क्या है? तो डी थीटा अपान डी टी, मतलब थीटा डॉट डी थीटा अपान डी टी ही क्या है? ओमेगा है, ओमेगा है। और ओमेगा ही आपका 2 पाई बाई क्या होता है? टी होता है। ओमेगा ही क्या होता है? 2 पाई बाई टी। एक तरीके से टी क्या है तो ओमेगा दिया हुआ है। तो अब अगर आप इसके फुट का अगर यहाँ है तो इसका फुट यहाँ होगा, अगर यहाँ है तो इसका फुट यहाँ होगा, और आगे बढ़ता तो इसका फुट यहाँ होगा। तो इसके फुट का, इसके प्रोजेक्शन का जो मोशन होता है वही क्या होता है? एसएचएम होता है। इसके जो प्रोजेक्शन का मोशन होता है वही क्या होता है? एसएचएम होता है, सिंपल मोशन होता है। तो आपको ये y मान लीजिए, यहां से आपका डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से स्टार्ट कहां से किया? मेन पोजीशन से स्टार्ट किया, तो मीन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? r साइन थीटा। अरे भाई थीटा ही तो डिफरेंशिएट करें तो क्या होगा? तो वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी होगा r ओमेगा cos ओमेगा टी, r ओमेगा cos ओमेगा टी। इसी को लिख सकते हैं r ओमेगा साइन 90 पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। साइन 90 प्लस थीटा ही cos थीटा होता है। ऐसे अगर एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? एक्सीलरेशन मिलेगा। एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो आपको एक्सीलरेशन मिलेगा, और एक्सीलरेशन क्या आएगा? माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। आर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी आपका आएगा। ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से, ये एक्सीलरेशन है, यही पूछा भी गया है। एक्सीलरेशन बताइए, दिया है मास, दिया है आर, दिया है टाइम पीरियड। तो अब कुल मिला जुला के एसएचएम के केस में बहुत डिटेल में एसएचएम होगा, लेकिन अभी हम शॉर्ट में करा रहे हैं यहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा। इरेज कर दे रहे हैं पूरी चीजें।
जब कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पर यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही होती है तो उसके प्रोजेक्शन का, उसके किसका प्रोजेक्शन का मोशन ही क्या होता है, एसएचएम होता है। सरल रेखा में ऐसी हार्मोनिक, ऐसी आवर्त गति जिसमें एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल हो, एसएचएम कहलाता है। तो ये आपने थीटा पर दिया तो y आपका आया था r sin ओमेगा t और वेलोसिटी आया था आपका r ओमेगा sin पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, मतलब ये r ओमेगा cos ओमेगा t है। और एक्सेलरेशन आया था माइनस r ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t, या इसी को हम लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर y। ये y है, r साइन ओमेगा t ही क्या है, r साइन ओमेगा t ही क्या है आपका y है। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर y, या इसी को लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं हम सब लोग r ओमेगा स्क्वायर साइन 180 प्लस ओमेगा टी, 180 प्लस साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो ये हो गया। अब एक बात और कुछ, एसएचएम के केस में वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से पाई बाई 2 फेज आगे होता है। अगर ये जीरो होगा तो वेलोसिटी पाई बाई 2 होगा, क्योंकि ओमेगा टी जीरो, और वेलोसिटी से एक्सीलरेशन पाई बाई 2 आगे होता है। तो ये इससे पाई बाई 2 आगे और एक्सीलरेशन इससे पाई बाई 2 आगे, ध्यान रखिएगा। तो अगर कोई आपसे पूछे कि वेलोसिटी, एसएचएम के केस में वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से क्या करता है, पाई बाई 2 90 डिग्री लीड करता है, ऐसे एक्सीलरेशन वेलोसिटी से 90 डिग्री लीड करता है। अब कोई पूछ ले नहीं कि एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में, एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, तो एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट से 180 डिग्री लीड करता है, एक्सीलरेशन लीड करता है। इसका दूसरा उल्टा आंसर हुआ कि डिस्प्लेसमेंट एक्सीलरेशन से 180 लैग करता है। खैर, आंसर क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन क्या था कि a इक्वल टू निकाल के आपको बताया था, तो a इक्वल टू होगा माइनस r ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, माइनस r ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अब बताइए जो मैक्सिमम वैल्यू आपको दी है, y मैक्स दिया है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y क्या होगा, r ही होगा, क्योंकि इसका मैक्सिमम मान 1। तो y मैक्स मतलब क्या दिया, r दिया, r क्या दिया है 20 mm, r क्या दिया है 20 mm। तो अब आपको सब पता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू, अब आपको ए पता, आर पता, सब पता है, तो इसको हम ध्यान देते, ये सब चीजें आप नोट करते रहिएगा, देखते भी रहिएगा। बहुत तेजी से होने वाला है क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा तेजी से, थोड़ा हम एक्सप्लेन कर रहे हैं जिससे आप और लीड। तो अगर एसएचएम कर रहा हो तो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है, वेलोसिटी वेक्टर डिस्प्लेसमेंट से 90 डिग्री आगे होता है, और एक्सेलरेशन वेक्टर वेलोसिटी से 90 आगे होता है, लीड करता है, और एक्सेलरेशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट से 180 लीड करता है। तो आप देखिए r मालूम कितना मालूम 0.02, अरे भाई मीटर में रखेंगे 0.02 मीटर में, ओमेगा स्क्वायर नहीं मालूम तो ये होगा 2 पाई बाई टी, टी का मान कितना है 2 पाई बाई टी, वो टी का मान कितना है 1.57 स्क्वायर, और ये क्या होगा साइन 2 पाई बाई टी, टी का मान 1.57 इंटू टी। बस हो गया आंसर, आपका आंसर हो गया, यही हो गया। एक्सीलरेशन इक्वल टू माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। तो आप देखेंगे ये दुगना होगा, 2 दूनी 4, अरे 157 का 1.57 का 3.14 दुगना होगा, तो 2 दूनी 4 चौक 16 आएगा, ये ध्यान रखिएगा। अरे भाई पाई का मान होता है 3.14, और आप इसको 2 से जब 1.57 से भाग करोगे तो आपका आएगा 2, ये 2 आएगा, तो 2 दूनी 4, 4 का स्क्वायर 16, और ये क्या है साइन 2t, 2 का 4 हो गया, 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, तो साइन 40 हो गया, आंसर हो गया। यहां पे क्या हो गया साइन 40 हो गया, क्योंकि 2 दूनी 4 तो ये 40, और ये क्या 16 दूना 32, ए पार्ट। माइनस साइन समझ पा रहे हैं ना, डिस्प्लेसमेंट होगा r साइन ओमेगा t, और एक्सेलरेशन जब आप मीन से स्टार्ट करेंगे तभी की ये बात है,
अगर स्टार्ट एंड से करें तो चीजें थोड़ी बदल जाएंगी, वो आपको बात का विषय है अभी के लिए। तो ये आएगा माइनस आर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो माइनस तो आना ही है, माइनस साइन तो सब में दिया, ये 0.32 साइन 40, ये सही है। क्लियर हुआ क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन करते हैं। बाय सॉल्विंग द साइमल्टेनियस इक्वेशन, दो इक्वेशन दिया है 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 7, और एक दिया है 1/x माइनस 4/y इक्वल टू -2, ये दिया है। कुछ लोग क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा करेंगे, घटाएंगे। अरे भाई ऑप्शन से एक बार ऑप्शन रखो, जो सेटिस्फाई कर दे वही सही है। तो 1/2x का मानो 4 और 3 7, ये पहले को सही कर रहा, दूसरे को भी। अरे भाई 1/2 यहाँ रखोगे, ये 2 ऊपर 4 और 1 रखोगे, 4 3 7, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरों को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ 2 और -4 तो -2, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, ए आंसर। अरे सेटिस्फाई चेक कर लो भाई, केवल वैल्यू रखो, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, हो गया। नहीं सॉल्व करो तब भी यही आएगा, जाओ घर पे करते रहना सॉल्व। आइए आगे बढ़ते हैं। स्टीम इंटर्स इन डी लेवल स्टीम टरबाइन, टरबाइन है, टरबाइन है, टरबाइन है, ठीक है, टरबाइन है भाई। तो टरबाइन के केस में आपने देख लिया, ठीक है, टरबाइन है। इधर से स्टीम इंटर कर रही, इन कर रही है, और इधर क्या हो रही है, आउट हो रही है। तो स्टीम इंटर्स इन विद इनलेट वेलोसिटी, जो इनलेट वेलोसिटी है वो क्या है 30 मीटर पर सेकेंड। आउटलेट वेलोसिटी क्या है, आउटलेट वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड। मास क्या दिया है, मास क्या दिया है 1 kg। मास क्या, अरे क्वेश्चन से ही पढ़ते जा रहे हैं यार, पढ़ते जा। तो वेलोसिटी इनलेट पता है, आउटलेट पता है आपको, वर्क डन पूछा गया, स्टेडी फ्लो इक्वेशन लिख दो। तो कभी आप स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशंस क्यू डॉट इक्वल टू, सॉरी क्यू डॉट, तो थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशंस की बात करते हैं। तो आप लिखोगे Q डॉट प्लस m H1 प्लस बी स्क्वायर अपान 2, बी स्क्वायर अपान 2 प्लस GZ1 इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन प्लस m, यहां डॉट लगा रहे हैं, m डॉट, फिर यहां क्या होगा H2 प्लस B2 स्क्वायर, B1 स्क्वायर, यहां पे B2 स्क्वायर, यहां पे क्या होगा B2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2। बस हो गया। स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन यही है, Q डॉट M डॉट H1 प्लस बी स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ1, और ऐसे फिर आप लिखते चलेंगे, वर्क डन। अब क्या, कोई जब आपका टरबाइन का केस, ये 0, ये आपका 0, ये आपका 0, ये आपका 0, और ये आपका क्या हो गया 0। तो वर्क डन फाइनली क्या बचेगा, वर्क डन क्या बचेगा m डॉट, वर्क डन का रेट अगर करें तो m डॉट होगा, अगर रेट है तो, अगर रेट नहीं है सिर्फ वर्क डन है तो m डॉट नहीं होगा। तो यहां से क्या बचेगा b1 स्क्वायर माइनस b2 स्क्वायर बाई 2, B1 स्क्वायर माइनस B2, अरे सब कुछ क्या है, अगर टरबाइन का केस है तो इंसुलेटेड होगा, आपका Q 0 होगा, एंथैल्पी चेंज आपका H1 H2 0 होगा, Z1 Z2 सेम लेवल है तो वही होगा, सिर्फ B1 स्क्वायर माइनस, या फिर आपका क्या होगा एंथैल्पी चेंज हम नेग्लेक्ट मान रहे हैं, तो इस केस में ऐसा होगा। और इस सिचुएशन में m कितना दिया, m कितना दिया 1, अभी डॉट नहीं kg है तो डॉट डॉट हट जाएगा, सब जगह रेट हट जाएगा, सब जगह रेट क्या होगा हट जाएगा। अगर ये आपका मास फ्लो रेट दिया होता, अगर यही आपका मास फ्लो रेट दिया होता तो ये आपका वाट में आंसर्स आते, अब सारे आंसर किस में आएंगे, जूल में आएंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तुरंत आपने इसको सॉल्व किया, कितना दिया हुआ है V1 स्क्वायर, B1 स्क्वायर क्या है B1 30 है, B1 कितना है 30 है, तो B1 आपका 30 स्क्वायर माइनस 10 क्या है 10 स्क्वायर, B2 10 है बाई 2, और ये 3 त्रिका कितना हो गया 30 स्क्वायर, 3 त्रिका क्या हो गया 900, और ये 100, 900 में 100 गए 800, 800 बटे 2 क्या हो गया 400 न्यूटन मीटर, 400 न्यूटन मीटर आंसर हो गया। कुल लोग डायरेक्ट फॉर्मूला भी रट रहे होंगे, तो m V1 स्क्वायर माइनस B2 स्क्वायर बाई 2 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, किलो जूल में चाहिए तो 2000 से भाग कर देते हैं, 2 के बजाय क्या कर देते 2000 से भाग कर देते तब किलो जूल में आता। खैर किलो जूल में आंसर नहीं चाहिए तो यही हो गया। क्लियर, आगे अ सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन, क्या बात है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको ध्यान दिए। अ सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन, कोई एक सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन है ऑफ स्टील हैविंग ओरिजिनल डायमीटर, इसका जो ओरिजिनल डायमीटर था वो क्या था 11 mm, स्टेंसाइल टेस्टेड टू फ्रैक्चर, टूटने तक टेस्ट किया गया, यूटीएम में टेस्ट किया गया, फाउंड हैविंग इंजीनियरिंग फ्रैक्चर स्ट्रेंथ। इंजीनियरिंग फ्रैक्चर स्ट्रेंथ क्या होता है, ये आपका 400 मेगा पास्कल, तो एक्चुअल में क्या होगा ये एक्चुअल लोड
एक्चुअल लोड जो आपने अप्लाई किया टू द क्या होगा, ओरिजिनल नहीं, जो समय रियल टाइम होगा वो नहीं, इनिशियल क्रॉस सेक्शन जो आपने इनिशियल लिया था वही क्रॉस, लेकिन एक्चुअल में फ्रैक्चर के समय नेकिंग हो जाता है, थोड़ा पतला हो जाता है, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, इनिशियल क्रॉस सेक्शन, इनिशियल क्रॉस सेक्शन, ये ओरिजिनल, क्योंकि इनिशियल पर हम सारे कैलकुलेशन तो आपका इंजीनियरिंग स्ट्रेस होता है, इनिशियल क्रॉस सेक्शन, क्लियर है। अब ये तो आपको दिया है 400 दिया है, इनिशियल क्रॉस सेक्शन की बात करें तो ये होगा π/4 11 स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल डायमीटर क्या था 11, ठीक है। इफ द क्रॉस सेक्शनल डायमीटर ऑफ फ्रैक्चर, फ्रैक्चर के समय क्रॉस सेक्शनल डायमीटर, तो फ्रैक्चर के समय थोड़ा पतला हो गया, ये थोड़ा सा कैसे पतला हो गया, कप एंड कोन टाइप का बना, यहाँ पे डायमीटर क्या हो गया, थोड़ा कम हो गया, कितना हो गया 10 mm हो गया। ट्रू स्ट्रेस, तो ट्रू स्ट्रेस ध्यान रखिएगा, ट्रू मतलब सच्चाई में स्ट्रेस क्या है, तो सच्चाई में क्या है, लोड जो है और उस समय का ओरिजिनल एक्चुअल क्या होगा, एक्चुअल क्रॉस सेक्शन, एक्चुअल क्रॉस सेक्शन क्या है, ये ट्रू एकदम सच्चाई वाली बात कर रहे हैं। अब ये तो लोड तो वही, एक्चुअल लोड वही है, बात समझे। अब ट्रू स्ट्रेस आपसे पूछा गया तो ध्यान रखिएगा, इसको बहुत शानदार तरीके से करिए, बहुत आसान क्वेश्चन था, जल्दी जल्दी कर सकते थे, थोड़ा हमें टाइम लग रहा है एक्सप्लेन करने में। तो आपसे क्या पूछा गया, ट्रू, क्वेश्चन दिमाग में आया, क्या पूछा गया, ट्रू, तो ट्रू ऐसे रहने दो। क्या दिया है, क्या दिया है, इंजीनियरिंग दिया है, इंजीनियरिंग दिया है। अब बताइए ये इंजीनियरिंग दिया, दोनों का रेशियो कर लीजिए, तो रेशियो अगर आप करेंगे तो ये लोड अपान ये क्या होगा π/4 10 स्क्वायर, ट्रू वाला जो होगा वो 10 पर कैलकुलेट, क्योंकि आपका रिडक्शन हो गया डायमीटर में, तो π/4 10 स्क्वायर, कितनी मतलब प्रैक्टिकल चीजें समझ के आंसर कर सकते हैं। और ये भी होगा लोड अपान, लेकिन ये क्या होगा π/4 11 स्क्वायर। तो कुल मिला जुला के ट्रू अपान ओरिजिनल पता है, हाँ सर 400, ओरिजिनल पता है क्या है, मतलब जो आपका इंजीनियरिंग है वो क्या है 400, इंजीनियरिंग 400 है, और यहां से देखेंगे तो 11 स्क्वायर बटे 10 स्क्वायर आएगा, 11 स्क्वायर, ये ऊपर चला ये नीचे, और सब कट जाएंगे, लोड तो वही है ना, लोड तो वही है, तो ट्रू जो आपका आएगा, ट्रू जो आएगा ये क्या आएगा, शून्य शून्य कट जाएगा, 121 गुणे 4 मतलब 484, 484 लो आंसर, 121 गुणे 4 किए 484 हो गया, आगे निकल लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही आसान भी है पर शानदार। अ बैच ऑफ 100 रजिस्टर्स, कोई एक बैच था जिसमें क्या थे 100 रजिस्टर्स थे, ठीक है, आप गए परचेज करने, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, रेजिस्टेंस परचेज करना था, आपने 100 खरीद लिए। अ बैच ऑफ 100 रजिस्टर ऑफ 1 किलो ओम, 1 किलो ओम, उल्टा लोटा ओम है, उल्टा लोटा ओम है रेजिस्टेंस, 80 नंबर्स आर विद इन द रिक्वायर्ड टॉलरेंस, तो इसमें जो 80 हैं 80 वो हमारे रिक्वायर्ड टॉलरेंस के अंदर है, और क्या है 11 नंबर्स आर बिलो, ये 11 नंबर क्या है, 11 नंबर क्या है बिलो द रिक्वायर्ड टॉलरेंस। अब बचे कितने भाई यार, बचे कितने, 9 ही तो बचे, तो ये एबव होंगे, 9 एबव है, 11 बिलो टॉलरेंस है, और 80 क्या है रिक्वायर्ड टॉलरेंस है। पहले क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन ही तो पढ़ रहे थे अभी तक। 100 का बैच है, 1 किलोग्राम ओम रेजिस्टेंस है, 80 नंबर आपके क्या है विद इन रिक्वायर्ड टॉलरेंस है, 11 नंबर बिलो द रिक्वायर्ड टॉलरेंस है, हाँ लिख लिए भाई वैसे, एंड रिमेनिंग 9 ही तो बचे, 80 और 11 91 900 हो गया, ठीक है। 2 रजिस्टर्स आर ड्रॉन, 100 का ऐसे लॉट है, 100 का ऐसे झुए में भर लिए, टोकरी में ऐसे भर लिए, 100 ऐसे भर लिए। अब इसमें पता है कि 80 सही है, 11 बिलो है और 9 क्या है एबव है, 2 को खींचना है, 2 को हमें क्या करना है खींचना। 2 रजिस्टर्स आर ड्रॉन 1 आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। अब ध्यान रखिए, एक को ऐसे खींच लिए, अब इसको अलग रख दिए, बच्चा 99, अब 99 में से दूसरा खींचना, एक नंबर खींच लिए और बचा क्या है वो 99 में से, ये 99 विदाउट रिप्लेसमेंट है। इफ 2 रजिस्टर्स आर ड्रॉन, 2 रजिस्टर्स आर ड्रॉन वन आफ्टर अदर, एक दूसरे के बाद विदाउट रिप्लेसमेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट वन ड्रॉन इज बिलो, क्या होगा विलो, फर्स्ट वन ड्रॉन जो पहला है वो क्या हो बिलो हो,
एंड सेकेंड वन जो हो क्या हो, एबव हो। सेकेंड वन क्या हो, एबव। कितना शानदार क्वेश्चन है। 100 लोग थे, 80 ठीक है स्पेसिमेन आपके अच्छे हैं, ये 11 बिलो हैं और 9 क्या है, एबव है। 2 आपको खींचना, एक कंडीशनल आपको बोला गया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोली गई। क्या कंडीशन, कि पहला बिलो टॉलरेंस हो और दूसरा आपका क्या हो, एबव टॉलरेंस। चलिए भाई अब बताइए, 100 लोग हैं, 11 आपके का, पहली बात, पहला हमें क्या चाहिए, बिलो टॉलरेंस चाहिए। पहला जो खींचे हो क्या हो, फर्स्ट वन ड्रॉन इज बिलो टॉलरेंस। तो पहला जो आपको हो क्या हो, बिलो टॉलरेंस, और बिलो टॉलरेंस के चक्कर में 11 ही तो इसमें बिलो टॉलरेंस है। तो पहला आपका बिलो हो और कितने, 11 में से, तो 100 में से। तो ऐसे पहला जब हम खींचें तो 11 में से कोई होगा तब तो बिलो होगा। तो चांसेस सैंपल में आपको सिलेक्ट करने चांसेस क्या, 11 थे, और वैसे मैक्सिमम कितने, 100 में से कोई भी हो सकता है। तो 11 आपके लायक थे और 100 आप, 100 तो मैक्सिमम था। ये पहली बात हुई कि जब हम पहले को खींचें, और एंड लिखा हुआ, एंड का मतलब गुणा होता है, और होता तो प्लस, या का मतलब प्लस होता, और का मतलब गुणा होता है। यह प्रोबेबिलिटी में पढ़े होंगे। तो 11 को 11/100, ये पहला चांस है कि पहला बिलो टॉलरेंस हो। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा, अब बचा कितना, अब सैंपल में बचा कितना है, 99, क्योंकि रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, 99, और उसमें क्या है, 9 ही ऐसे हैं जो एबव। तो दूसरा आपको क्या चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, एबव टॉलरेंस, और तो आप उसमें क्या होगा, 9 ही है। तो पहला 11/100 और दूसरा, और का मतलब गुणा, और 9/99, 11 9 99, 9 9 कट गया, 0.01 आंसर, 0.01। तो 11/100, 100 में से 11 सिलेक्ट किए, 11 पॉसिबिलिटी, तो 11/100, और दूसरा जो हो 99 में 9 है, तो 99 में, और 11 9 99, 9 9 कट गया, 1/100 हो गया आंसर। क्लियर, आगे बढ़े। चलिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। एक कोई बॉक्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स विद क्या है, स्क्वायर बेस, विद क्या है, स्क्वायर बेस। तो एक आपके पास बॉक्स है, कैसा बॉक्स है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है ऐसे आपका, लेकिन इसका बेस जो है वो क्या है, स्क्वायर है। तो ये बेस क्या है, स्क्वायर। अगर ये साइड ए है तो ये भी साइड क्या है, ए है। तो ये आपका ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। जो बेस है, जो नीचे का पेदा है, वो स्क्वायर है और रेक्टेंगुलर बॉक्स है। ठीक है, गत्ते का भाई खरीद के लाए, पार्ले जी का बॉक्स है। पार्ले जी का बॉक्स नीचे क्या है, मान लीजिए स्क्वायर है और रेक्टेंगुलर दिख रहा है आपको। रेक्टेंगुलर बॉक्स भी स्क्वायर बेस है, इट्स लेंथ 15 से, इट लेंथ, ध्यान रखिए, ये थोड़ा सा आपको समझदारी यहां दिखानी है कि जो गहराई होती है बॉक्स की थोड़े ज्यादा, किसी बॉक्स की पेदी ज्यादा चौड़ी होती है, पर मान के चलना, क्योंकि आंसर फिर अलग आने लगते हैं। वो जो मान के किया उस हिसाब से बता रहे हैज, और ये मान के भी चलना कि गहराई ज्यादा होती हैज इट्स लेंथ 15 सेंटीमीटर ग्रेटर इट्स विड्थ। तो अगर ये ए है और चारों ये नीचे का पेदा ए हो गया, तो ये आपका ए प्लस क्या हो गया, 15। मतलब जो गहराई है वो इसके विड्थ से, ये एक रेक्टेंगल है, अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है, रेक्टेंगल है, तो इसकी जो गहराई है, बेस तो ए हो गया, तो गहराई क्या है, 15 सेंटीमीटर ग्रेटर देन द विड्थ। तो जो ए मान लिया, इससे 15 सेंटीमीटर क्या है, ज्यादा है। एंड द लेंथ ऑफ इट्स एजेज, लेंथ ऑफ इट्स एजेज, अब बताइए एज कितने, किनारे कितने होंगे। तो इसके एजेज के लेंथ जो हैं उनका समेशन आपको दिया है, क्या दिया है, द टोटल लेंथ ऑफ इट्स एजेज। ये एक कोना है, ये भी 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 एक कोना, हर कोई एज है, ये एज है, ये पीछे भी एज है, ये आपके सारे एज हैं। तो टोटल लेंथ ऑफ एजेज, कितने एज होंगे आपके हिसाब से, सर 4 नीचे 4 ऊपर और 4 ये, तो 12 कोना होता है, ध्यान रखिएगा।
कभी भी आप देखिए कोई बॉक्स तो उसमें 12 कोने होंगे, 12, तो लेंथ टोटल लेंथ ऑफ एजेस। अब बताइए ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, ऐसे ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, और ये क्या है, ये a प्लस 15 है, ये भी a प्लस क्या है 15 है, हाइट है ना, और ये भी क्या है a प्लस 15 है। अब इसमें अगर हम देखें तो कितने एज हुए, 12 में क्या होंगे, 8 तो a हैं, 4 नीचे 4 ऊपर, 8 तो a हैं, और बाकी बच्चे जो 4 हैं वो a प्लस 15 है। ये कुल मिला के कितना है, 1.8 मीटर है, तो 180 सेंटीमीटर होगा। सेंटीमीटर में यहां रखे हैं ना, तो सेंटीमीटर में, तो यहां से आएगा 12a प्लस 15 चौके 60 इक्वल टू 180, तो यहां से a जो आएगा 120 घटा दोगे 2 आएगा। अरे यार 12 दूना 24, रुकिए, ये 60 तो 12 दहीम 10 आएगा, 10 सॉरी, कितना आएगा 10 आएगा। अरे 60 उधर घटाओगे यार, खुद घटा लेना, 60 का 120, 12 दहीम 120, a आ गया 10, a आ गया 10, तो ये हो गया 15। अब कुछ नहीं करने वाले, ये 10 है। अब बताइए इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा 10 गुणे 10 गुणे 15। अरे ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, और ये 15, सॉरी ये 25, 15 10 25, 15 10 25, 15 10 25, ध्यान रखिएगा, तो 15 10 25 हो गया, a प्लस 15 है, तो ये कितना आ गया 2500 आ गया आंसर। 2500 क्या सेंटीमीटर क्यूब, 2500 क्या सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर हो गया सब लोग को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आगे करिए। ड्यूरिंग टेंसाइल टेस्टिंग ऑफ स्पेसिमेन, किसी भी स्पेसिमेन का टेंसाइल टेस्टिंग के दौरान यूजिंग यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, यूजिंग यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन यूटीएम, यूटीएम आप देखे होंगे, ऐसे 2 बार्स होंगे, यहां पर आपका होल्ड करने के लिए चक्स होंगे, नीचे ये बेस है, यहां पर आप स्पेसिमेन को होल्ड किए, ये 2 आपके कॉलम से स्क्रू से हैं, घुमा रहे हैं, इसे खींच रहा है। तो ड्यूरिंग टेंसाइल टेस्टिंग है, खिंचाव है, इसको एक स्पेसिफिक पैटर्न से बताएंगे, गेज लेंथ बनाएंगे। तो ड्यूरिंग टेंसाइल टेस्टिंग ऑफ स्पेसिमेन यूजिंग यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन द पैरामीटर्स एक्चुअली, तो आप यहां पर देखेंगे एक डायल लगा होगा, डायल, और इस डायल में आप देखेंगे जब आप खींच रहे होते तो आप एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, लोड बढ़ा रहे हैं, लोड, तो यहां लोड बढ़ रहा है और उसके साथ साथ इसकी साइज बदल रही है। स्ट्रेन, आप स्ट्रेन गेजेस लगे होंगे, यहां पर आपका स्ट्रेन गेजेस लगे होंगे, ठीक है, तो इसके स्ट्रेच को मेजर, तो एक्चुअल में हम क्या इसमें भी मेजर, एक्चुअल में इस ग्राफ पे क्या दिखेगा आपको, लोड और डिफ्लेक्शन ही दिखेगा। और लोड डिफ्लेक्शन अगर हमें मालूम हो, लोड पता ही हो, उसकी लोड चेंज हो रहा है, डिफ्लेक्शन चेंज हो रहा है, जो भी ग्राफ बनेगा, तो लोड और डिफ्लेक्शन का पैरामीटर उसी के अकॉर्डिंग, लोड को उसके ओरिजिनल एरिया से जब डिवाइड कर देंगे तब आपका उसी समय स्ट्रेस, कौन सा स्ट्रेस, ओरिजिनल एरिया से भाग करने में कौन सा स्ट्रेस आएगा, इंजीनियरिंग स्ट्रेस, तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आपको मिलेगा। तो एक्चुअल में जो रीडिंग होती है, एक्चुअल में रीडिंग क्या होती है, लोड डिफ्लेक्शन की या इलॉन्गेशन की, लोड और इलॉन्गेशन की। उसके साथ जो आपको यहां प्रिंट आउट निकलने वाला, वो प्रिंट आउट आप क्या करेगा, कंप्यूटर कैलकुलेट करेगा। कंप्यूटर किसे लोड कर, लोड को अगर ओरिजिनल एरिया से भाग कर दें तो आपको स्ट्रेस मिल जाएगा, और डिफ्लेक्शन को अगर हम ओरिजिनल गेज लेंथ से भाग कर दें तो स्ट्रेन मिल जाएगा। तो वो कैलकुलेशन के बाद आपको प्रिंट आउट जो मिलेगा वो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का मिलेगा। प्रिंट आउट तो मिलेगा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, जो लीडिंग इस डायल पर चलेगा वो क्या होगा, लोड और इलॉन्गेशन आपको दिख रहा होगा, तो लोड इलॉन्गेशन। ठीक है, अगला बहुत शानदार क्वेश्चन, देख के आंसर कर सकते थे। द शियर फोर्स डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम दिया गया, शियर फोर्स डायग्राम शोन फॉर अ लोडेड बीम। ठीक है भाई, कोई लोडेड, कैसे लोड पता नहीं क्या लोड, लेकिन ये शियर फोर्स डायग्राम है। अब अगर शियर फोर्स डायग्राम पहले पढ़ते तो सर कुछ दूर ये कांस्टेंट है, कुछ दूर क्या है, कांस्टेंट है, और फिर क्या है, लीनियर है, और फिर कांस्टेंट है। तो अब ऐसा ग्राफ, उसमें नेचर में भी है, ऐसा ग्राफ बनेगा कि पहले लीनियर होगा, पहले लीनियर, ये भी लीनियर है, तो ये दोनों गलत हो गए, कर्व है ना, ये कर्व नहीं होगा, ये दोनों तो गलत हो गए। तो पहले लीनियर फिर लीनियर, पहले कांस्टेंट। ध्यान रखिएगा, बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो शियर फोर्स से एक ऑर्डर क्या होता है, ज्यादा होता है।
आपको ये बताया होगा हमने dm/dx बेसिक लेक्चर में जाइए, बेसिक लेक्चर आप देखिए बहुत शानदार तरीके से कराए हैं, सारे सब्जेक्ट को मैच करा के कराए हैं। बेसिक लेक्चर 3 या फिर बेसिक लेक्चर 2 आप देखिए बहुत शानदार है, 2 और 3 बहुत अच्छा है। पहला दूसरा लेक्चर हमारे इस चैनल का ही पहला दूसरा लेक्चर है, तो उसको ध्यान से देखिए। तो dm/dx ही क्या है, शियर फोर्स, तो इसका डिफरेंशिएशन ये है तो एक ऑर्डर ये कम होगा, इसका मतलब ये अगर कांस्टेंट है तो ये लीनियर होगा, ये कांस्टेंट है तो लीनियर, और इसके बाद जब लीनियर है तो ये पैराबोलिक होगा, लीनियर है तो ये पैराबोलिक। अब ध्यान सुनिएगा, यहां पर ये 0 है, यहां पर ये क्या है, 0 है, तो बीचों बीच में ये कोई भी कर्व हो, कोई भी कर्व हो, बीचों बीच में इसका स्लोप क्या होगा, 0 होगा। बेंडिंग मोमेंट का डिफरेंशिएशन शियर फोर्स होता है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप ही शियर फोर्स होता है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप ही क्या होता है, शियर फोर्स। अगर शियर फोर्स 0 हो जाए तो इसका स्लोप 0 हो जाएगा, और इसका स्लोप यहां पर देखिए बीचों बीच में इसका स्लोप क्या है, 0 है, बीचों बीच में इसका स्लोप क्या है, 0 है। ए पार्ट हो गया देख के, अरे भैया ये कांस्टेंट, ये लीनियर, ये लीनियर, ये पैराबोलिक, ये लीनियर तो ये क्या है, पैराबोलिक, और 0 यहां पे 0। क्लियर हो गई पूरी बात, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इन से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कई लोगों को घुमा दिया ये क्वेश्चन, कई लोग कर नहीं पाए। तो इन अ सेपर मशीन द मैकेनिज्म, मतलब जुगाड़, एक तरह से युक्ति एक जुगाड़, द मैकेनिज्म फॉर टूल फिट, ये अंडरलाइन रखिए, किसके लिए पूछा गया, किसके लिए पूछा गया, ये किसके लिए पूछा गया, टूल फिट। तो अगर आप सेपर मशीन देखेंगे तो बेड पर ऐसे लेटे रहते हैं, वर्कपीस लेटा रहता है और ऐसे टूल आता है और इनको हिल के चला जाता है, टूल आपका ऐसे आगे पीछे, रैम इसको आगे पीछे मूव होता। तो टूल को जो मोशन, टूल का फीड, ये क्या लिखा हुआ है, टूल का फीड, एक्चुअल में टूल को मोशन वेलोसिटी दी जाती है, और हम वर्कपीस, जैसे आप सोचिए कि एक बार टूल ऐसे गया, टूल ऐसे काट के गया, पीछे आएगा, तब तक आपको इसको दन से सरका देना है, तब तक इसको क्या करना है, सरका दे, जिससे नया सरफेस मिले, फिर छिल के जाए, फिर नया सरफेस मिले। तो एक्चुअल में हम वर्कपीस को भी फीड देते हैं, इसको मोशन देते हैं, कटिंग वेलोसिटी देते हैं टूल को, और वर्कपीस को क्या देते हैं, फीड देते हैं। तो वर्कपीस का फीड नहीं पूछा गया है, टूल का फीड पूछा गया। टूल के फीड के लिए आपको क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, टूल के फीड के लिए क्या होता है, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, जाओ काट के जल्दी से वापस आओ। तो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म कौन हो गया, व्हिटवर्थ। ये अगर आता कि वर्कपीस को फीड देना है, वर्कपीस को फीड, जैसे एक बार काट के गए, इसको इधर करना है, इसको करना ही करना है भाई, मैनुअली करो चाहे जैसे, तो तुरंत आप हटाओ, फिर आएगा छीलेगा, फिर आएगा साफ करेगा। फ्लैट सरफेस डेवलप करने के लिए सेपर यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा, वो इंक्लाइंड भी हो सकता है चाहे जैसे, पर फ्लैट सरफेस। तो उस समय जब वो पीस का फीड पूछा जाएगा तो पॉलन रैचेट मैकेनिज्म, किसके लिए, वर्कपीस के लिए। वर्कपीस के लिए जब आएगा आपका तो पॉलन रैचेट मैकेनिज्म। शानदार, सारे क्वेश्चन कराएंगे, ध्यान रखिए, 80 एक एक करके 80 तक कराएंगे। तो पॉलन रैचेट मैकेनिज्म में जब वर्कपीस को हम फीड देते हैं, ऐसे क्या बोला गया था, ये बहुत लोग कंफ्यूजिया गए भाई इसमें, टूल फीड बोला गया, टूल फीड व्हिटवर्थ, टूल को फीड, टूल का एक्चुअल में कटिंग वेलोसिटी दी जाती है, वो पूछने के लिए, अरे इसरो भैया इसरो, आइए रेट ऑफ चेंज ऑफ, अरे क्या बात है, रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट। तो डीएम अपान, अब यहां पे रेट ऑफ चेंज, यहां पे कुल मिला के एक्स के साथ, टाइम के साथ नहीं। अरे कोई लोड कर दिया यार, समय के साथ थोड़े बदलेगा, समय के साथ कोई बेंडिंग मोमेंट नहीं बदलेगा। तो समय के साथ नहीं बदलेगा, जो बन गया बेंडिंग मोमेंट, ऐसे जाके ऐसे बन गया बेंडिंग मोमेंट, तो ये समय के साथ नहीं बदलेगा, लेकिन हाँ स्पेस के साथ बदलेगा, एक्स के साथ बदलेगा। तो एक्स के साथ रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट ही क्या होता है, शियर फोर्स, यही क्या होता है, शियर फोर्स। तो क्या होगा लोड इंटेंसिटी नहीं, यही अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स पूछता तो लोड इंटेंसिटी होता, रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स लोड इंटेंसिटी, तो गलत नहीं, आप हाफ ऑफ द, नहीं पूरा भैया, पूरा फुल क्या होगा, शियर फोर्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू शियर फोर्स। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन, ध्यान दिए। द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर अरेंजमेंट गिवन, नीचे दिए गए अरेंजमेंट के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम,
कितनी बार बोला यार, कितनी बार बोला। जब आपका पैरेललोग्राम लिंकेज ऐसे पैरेलल पैरेलल 10 20 50 लगा दे, कैलकुलेशन नहीं करना है, कैलकुलेशन नहीं करना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा 1। अगर सारे पैरेलल में हैं, बहुत क्लियर हो लीजिए अभी फिर से, क्योंकि हमने थर्ड लेक्चर में कराया है, इसरो के पहले कराया था, देखे होते कर लेते। तो हमने आपसे कहा है कि अगर सारे पैरेलल में हैं, ढेर सारे मल्टीपल पैरेललोग्राम्स बन रहे हैं, कैलकुलेशन नहीं करना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा 1। क्या ये पैरेलल, बिल्कुल, क्या ये पैरेलल है, क्या ये पैरेलल है, नहीं सर ये पैरेलल तो नहीं है, तो तिरछा लग रहा है। अरे लगने है यार तिरछा, तो तिरछा अगर है तब ये नहीं, बस आंख मूंद के 1 लगा दिए, जय बजरंगबली हो गया 1। अरे ऐसे कैसे होता है, ऐसे नहीं होता है यार। हमने आपको क्लियरली बताया कि सारे क्या हो, पैरेलल हो, तब आपका ये एक्सेप्शन होगा, तब आपका ये क्या होगा एक्सेप्शन। इसी में एक भी टेढ़ा हो जाए, इसी में अगर एक भी टेढ़ा हो जाए, ऐसे सब कोई पैरेलल हो, सब कोई पैरेलल हो, एक ऐसे तिरछा लगाए, तब कैलकुलेशन करना है। तब क्या करना है, कैलकुलेशन। तब क्या करना है, कैलकुलेशन आपको करना ही करना है। अब आपको कैलकुलेशन करना है, क्या ये पैरेललोग्राम है, हाँ ये, लेकिन ये टेढ़ा है, ये टेढ़ा है, अब कैलकुलेशन करेंगे। तो जब सारे पैरेललोग्राम हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। अगर सारे पैरेललोग्राम नहीं है, कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन आसान है, करना शुरू करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब आइए, तो तुम सब मिलकर एक लिंक, कैलकुलेशन में क्या चाहिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 3l-1 -2j -1h। देखे कितने आसान आसान क्वेश्चन थे, करना तो सीखिए। 1 सर 2, और ये पूरा, अरे नहीं, ये पूरा ये टर्सरी लिंक है, टर्सरी, तो ये आपका क्या हो गया 3, ये पूरा क्या हो गया 3, 1 2 3, और ये क्या हो गया 4, और ये क्या हो गया 5। ये सिंगल हैच करने का मतलब ये बीच, इसलिए बीच में लिख दिया करो यार, हम बीच में इसलिए लिखते हैं कि पूरा दिखे कि सर ये पूरा एक ही है, ये पूरा एक ही है। तो ये पूरा एक, मतलब कुल मिला के 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ लिंक्स, चलो आ गया 5 आ गया। अब जे पर चलते हैं, तो सर यहां एक ज्वाइंट है 1 2 के बीच, यहां एक ज्वाइंट है 2 3 के बीच, यहां एक ज्वाइंट है 1 4 के बीच, यहां पर ज्वाइंट है 4 3 4 3 4 3 4 के बीच, यहां एक ज्वाइंट है 1 5 के बीच, और यहां एक ज्वाइंट है 3 5 के बीच। यहां ये गोला बना दिया परेशान करने के लिए, यहां कोई जुड़ा है क्या, यहां कोई जुड़ा है, नहीं जुड़ा है सर, वो गोला केवल डराने के लिए बना दिया। गोले से मत डरिए, बहुत ध्यान से क्लियरली समझिए। ज्वाइंट मतलब दो लोग कम से कम मिले भैया, तभी तो गठजोड़ होगा, गठबंधन कैसे करोगे, दो लोग मिलना चाहिए। तो यहाँ 1 2, यहाँ 2 3, यहाँ 3 4, और यहाँ 1 4, यहाँ पर 3 5, और यहाँ पर 1 5। तो कितने जे कितने, जे कितने 6, 1 2 3 4 5 6 गिनती आती है। एच नहीं है, कहीं हायर पेयर नहीं है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा 3 चौके 12, अरे 4 कहां से, 5 में से 1 गए, 4 3 चौके 12 2 छक्के 12 0। लो आंसर रखिए, यहां पर 5 रखिए, 3 चौके 12 2 छक्के 12 0 हो गया। लो आंसर हो गया। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला, कैम इज यूज्ड, हाँ भाई कैम हमें पता है, कैम फॉलोअर होता है ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, और इसके ऊपर ऐसे फॉलोअर, ऐसे चाकू की धार और ढेर सारा पर डाले, रोलर, सब कुछ पर डाले। ये कैम है, ये क्या है, कैम है, जो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से जनरली कैम कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से कैम घूम रहा होता है, तो कैम के मोशन पर ज्यादा बहसबाजी नहीं करनी, एक समान चाल से वो घूम रहा होता है। चलिए, अ कैम इज यूज्ड टू इम्पार्ट, मतलब उनको देना, मतलब हम क्या ट्रांसमिट कर दें किसी को, तो कैम इज यूज्ड टू इम्पार्ट अ डिजायर्ड मोशन टू अ फॉलोअर। फॉलोअर का मोशन हम चाहते हैं कि कुछ दूर चले, रुके चले, तो जैसा हम अपना वाल्व ओपन क्लोज करना चाहेंगे, उसके हिसाब से कैम एंड फॉलोअर में फॉलोअर को मूव कराएंगे। बात समझ में आ रही? तो कैम को रोटेट कराने से फॉलोअर ऊपर नीचे गया, फॉलोअर ऊपर नीचे गया, डिजायर्ड मोशन मिल गया। तो वही क्या है, कैम इज यूज्ड टू इम्पार्ट डिजायर्ड मोशन टू फॉलोअर। फॉलोअर को डिजायर्ड मोशन ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। तो फॉलोअर बाय डायरेक्ट कांटेक्ट, कोई बिचौलिया नहीं, कोई बिचौलिया नहीं, बीच में कोई नहीं आएगा।
डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे, वो भी किसकी वजह से, शेप चेंज की वजह से। किसकी वजह से, शेप चेंज की वजह से। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोशन विल प्रोड्यूस लीस्ट जर्क, इसमें से कौन सा मोशन सबसे कम जर्क, सबसे कम जर्क। तो ध्यान रखिए जर्क क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन। जब हमने कैम डिटेल में कराया होगा ये आपको हमने फॉलोअर के मोशन का एनालिसिस करा होगा, फॉलोअर के डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, फॉलोअर का वेलोसिटी टाइम ग्राफ, फॉलोअर का एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। यहां घुमा रहे हैं तो यहां टाइम के साथ साथ क्या था, यहां पे कैम रोटेशन एंगल। अगर ये समय एक समान चाल से चल रहा है तो आपका एक समान एंगल समय के साथ बदल रहा होगा। तो हमने क्या किया था, डिस्प्लेसमेंट और कैम रोटेशन एंगल, किसका डिस्प्लेसमेंट, फॉलोअर का डिस्प्लेसमेंट और कैम रोटेशन एंगल डिटेल में कराया। तो ध्यान रखिए जब साइक्लॉइडल मोशन ऑफ फॉलोअर होता है, जब फॉलोअर का मोशन साइक्लॉइडल के तरीके का होता है, मतलब साइक्लॉइडल पाथ पर नहीं है, साइक्लॉइडल मोशन मतलब कि इस तरह इसका शेप हो कि ये मोशन साइक्लॉइडल मोशन रिप्रेजेंट किया है, तो उस सिचुएशन में जर्क मिनिमम होता है। इसलिए जब आपका कैम हाई स्पीड पर घूम रहा हो, बहुत हाई स्पीड इंजन्स के लिए, हाई स्पीड कैम्स के लिए फॉलोअर का मोशन साइक्लॉइडल हो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि झटके कम आएंगे। जर्क मतलब झटका, झटका मतलब एक्सीलरेशन का रेट ऑफ चेंज। तो जब आपके खूब हाई स्पीड पर हो तो उस समय फॉलोअर को हम क्या कराना चाहेंगे, कैम तो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी घूमेगा, वो स्लो और तेज हो सकता है, लेकिन ये हम क्या कराएंगे, साइक्लॉइडल मोशन। अगर मॉडरेट स्पीड हो तो एसएचएम कराना चाहेंगे, अगर मॉडरेट स्पीड हो तो एसएचएम कराना चाहेंगे, अगर बहुत स्लो वेलोसिटी तो आपका कांस्टेंट एक्सीलरेशन डी एक्सीलरेशन सही है। और अगर आपको बहुत ही धीरे चलना है, जो सबसे वर्स्ट मोशन होता है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी में एक्सीलरेशन भी बहुत ज्यादा होगा, एक्सीलरेशन इनफाइनाइट कभी कभी हो जाएगा, इसमें बहुत ज्यादा लोड्स आएंगे, इनर्शिया फोर्सेस आएंगे, टूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये ध्यान रखिए बेस्ट होता है कि आप साइक्लॉइडल मोशन को यूज करें। अगला, अब 50 mm डायमीटर सैफ्ट, एक सैफ्ट है, वो शानदार क्वेश्चन, इसका डायमीटर कितना दिया है, 50 mm डायमीटर सैफ्ट इज मेड टू रोटेट इन अ बुश। एक कोई बुश है उसके बीच में इसको रोटेट करना है, कोई 50 mm डायमीटर का सैफ्ट है, वो किसी बुश के अंदर रोटेट करना है, इज मेड टू रोटेट इन अ बुश, टॉलरेंसेस फॉर बोथ सैफ्ट एंड बुश। तो सैफ्ट एंड बुश दोनों का टॉलरेंस कितना दिया हुआ है, तो टॉलरेंस आपका दिया है 0.05 mm। अभी क्या है कि इतना हम इग्नोर कर सकते टॉलरेंस। अब देखिए टॉलरेंस का बेसिक मतलब क्या होता है कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस, इतना हम टॉलरेंस देते हैं। जैसे हम किसी को कहे कि भैया आप 500 आरपीएम पर चल लो, लेकिन वो कहा हम 500 कांस्टेंट तो नहीं दे पाएंगे भैया, कभी तेज कभी स्लो हो जाएंगे। तो हमने कहा चलो अच्छा 5 कम 5 ज्यादा, तो ओवरऑल क्या कहे कि 495 से 505 आरपीएम तक आप चल सकते हो, या हमने कहा 5 कम 7 ज्यादा। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि दोनों तरफ बराबर ही दे, यूनिएक्सल, और हो सकता कि नहीं हम कह दिए कि 500 से 507 एक ही डायरेक्शन में ही हो। तो ये ध्यान रखिए हमने उसे टॉलरेंस दे दिया कि 495 से 505। तो आप कहोगे सर कितना टॉलरेंस दिया, तो हमने 5 आरपीएम का दिया कि 10 आरपीएम का दिया, क्योंकि अपर लिमिट 505 है, लोअर लिमिट 495 है, प्लस माइनस 5 करने पर टॉलरेंस, तो टॉलरेंस कुल मिला के अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। तो ये आपका टॉलरेंस 0.05 mm है, मतलब क्या है 50 से ज्यादा कम हो सकता है। आगे, विद होल बेसिस टॉलरेंस सिस्टम, होल बेसिस टॉलरेंस सिस्टम की बेस आपका मेन बेसिक सर जो होल आपका बेसिक रहेगा, इसमें आप थोड़ा ज्यादा अपर लिमिट कर सकते हो। इसका जो होल का बेसिक साइज होगा वो क्या होगा 50, बेसिक साइज आपका 50 mm तो रहेगा ही रहे बेसिक। और इसमें अगर टॉलरेंस हम इतना 0.05 का दे दें तो एक तरफ 50 और एक तरफ 0, एक तरफ 0, तो यहां पे कौन सही हुआ, ये सही हो सकता है, क्योंकि इसका दूसरा एक तरफ 0 एक तरफ 0.05, ये भी सही हो सकता है, एक तरफ 0 और एक तरफ 0.05, एक साइड 0 एक तरफ। तो होल बेसिस सिस्टम का मतलब कि होल बेस होगा, होल का मेन रूट क्या होगा 50 रहेगा, उसमें टॉलरेंस आप देंगे अपर लिमिट में। तो 0 एक तरफ 0.05, ये दोनों तो गलत हो गए, मामला खत्म। तो अब एक 0 और एक 0.05, ये होल का फिक्स हो गया।
अब आगे क्या किया, डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ सैफ्ट, डायमेंशन ऑफ सैफ्ट एंड बुश। तो बुश का तो क्लियर हो गया, होल, बुश होल है, बुश क्या है, होल है, इसके अंदर सैफ्ट जाएगा। तो होल बेसिस है, तो इसका मेन जो लोअर लिमिट होगा, बेस है, लोअर लिमिट तो 50 ही रहेगा, अपर लिमिट 0.05, इसलिए ए और सी आपका सही हो सकता है। अगला सैफ्ट, अगला क्या दिया, डायमेंशन ऑफ सैफ्ट एंड बुश इंश्योर मिनिमम क्लियरेंस, मिनिमम क्लियरेंस कम से कम इतना, कम से कम इतना गैप रहे, मिनिमम क्लियरेंस। तो अब आप हमें बताइए, ये 50 इसका लोअर है, 50 इसका क्या है, लोअर है, और इसके अंदर सैफ्ट जाना है, तो मिनिमम क्लियरेंस क्या होगा, मिनिमम की कम से कम क्लियरेंस, कम से कम क्लियरेंस क्या हो कि जब सैफ्ट अपनी क्या हो, हाईएस्ट मोटाई पर हो और होल सबसे कम डायमेंशन पर हो। होल सबसे छोटे जब डायमेंशन होगा और ये सबसे मोटे डायमेंशन पर होगा, उस समय क्लियरेंस क्या होगा, कम होगा। जैसे ये होल है, होल इस समय सबसे स्मॉलेस्ट डायमेंशन पर है, स्मॉलेस्ट डायमेंशन, मतलब इस यहां के केस में क्या है 50, और सैफ्ट सबसे मोटाई पर, जितना इसके मोटाई, इसकी जितनी क्या हो, मोटाई हो, ये कितना, अब कितनी मोटाई होगी हम नहीं जानते, जितना भी होगा देखेंगे। होल जब सबसे ज्यादा मोटा हो, उस समय क्या होगा, ये क्लियरेंस मिनिमम होगा, उस समय क्लियरेंस क्या होगा, उस समय क्लियरेंस आपका मिनिमम होगा, उस समय क्लियरेंस क्या होगा, मिनिमम। तो सबसे ज्यादा मोटा लेंगे, सबसे ज्यादा मोटा। अब इन दोनों में देखिए, इसको देख के आंसर करना है, बहुत कैलकुलेशन बिड़ा के करेंगे, कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन देख के आंसर करना है ना हमें। तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए इसको ले लें, तो ये 50 है और इसका हाईएस्ट, तो ये आएगा 50.0025, और इसका बेस, इसका सबसे लोएस्ट क्या 50, ये तो इंटरफेरेंस फिट आ जाएगा, ये सैफ्ट मोटा हो जाएगा 50 से, इसका क्योंकि हाईएस्ट साइज इसका देखा जाए तो 5 क्या है 50.025, ये इसके रूट मतलब एकदम नीचे वाले से इसका अपर साइज क्या होगा, मोटा हो जाएगा, तो क्लियरेंस नहीं, उस समय तो क्या होगा, इंटरफेरेंस फिट। इस सिचुएशन में अगर हम देखें, इस सिचुएशन में क्या है, सबसे लोएस्ट साइज क्या होगा 50 - 0.075, 50 - 0.075 आप देखेंगे तो इस समय ये आपकी साइज हो। अब बताइए, मिनिमम क्लियरेंस 0.075 का चाहिए, तो हाँ, इस समय जो इसकी हाईएस्ट साइज होगी, हाईएस्ट साइज, ये आपकी हाईएस्ट साइज है सैफ्ट की, और लोएस्ट साइज देखेंगे तो 50 - 0.125 आएगा, 50 - पॉइंट, ये आपका लोएस्ट साइज है। तो हाईएस्ट साइज जो है वो 50 से इतना कम है, तो मिनिमम क्लियरेंस इतना बना रहेगा कि नहीं, हाँ, अगर ये अपने लोएस्ट पर आ जाए तो आपका और भी कम हो जाएगा। तो कुल मिला के क्या हो गया, सी पार्ट। इस पूरे क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लेते हैं जल्दी में, ठीक है, जल्दी। एक कोई आपका डायमीटर ऑफ सैफ्ट था, कोई डायमेंशन 50 का सैफ्ट बनाना, 50 mm का सैफ्ट बनाना है, टॉलरेंस फॉर बोथ एंड सैफ्ट, टॉलरेंस जो था वो आपको 0.05 सैफ्ट और उसके लिए दोनों के लिए दिया हुआ था, दोनों के लिए टॉलरेंस दिया हुआ था, ठीक है, मतलब जो मैक्सिमम मिनिमम में चेंज आए इससे ज्यादा ना हो। तो टॉलरेंस फॉर क्या है, बोथ सैफ्ट एंड बुश आर 0.05 mm विद होल बेसिस सिस्टम, मतलब होल का लोअर साइज 50 होगा, और जब टॉलरेंस दे दिए तो अपर साइज, ये लोअर साइज 50 होगा, अपर साइज आप कह दोगे कि 50.05 होगा। ये कौन देने वाला है, ये पार्ट, और दूसरा क्या ये है, विद होल बेस सिस्टम, ठीक है। डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ सैफ्ट एंड बुश टू इंश्योर मिनिमम क्लियरेंस। अब मिनिमम क्लियरेंस क्या होगा, लोअर साइज ऑफ होल मतलब 50 एंड हाईएस्ट साइज ऑफ सैफ्ट, तो हाईएस्ट साइज ऑफ सैफ्ट अगर इसमें देखेंगे तो ये आएगा 50.025, और उस समय ये इंटरफेरेंस फिट हो जाएगा। इसका हाईएस्ट साइज देखेंगे तो ये आएगा 50 - 0.075, 50 - 0.075, तो उस समय क्लियरेंस आपका मिनिमम क्लियरेंस 0.075 का रहेगा। हाँ, टॉलरेंस अगर देखें तो टॉलरेंस इसमें 0.05 का होना चाहिए, तो दूसरा क्या गया 0.125, 75 और 125 में 50 का ही अंतर,
तो ये हो गया आपका सी पार्ट सही हो गया। ए और सी में था लेकिन सी पार्ट ही सही हुआ क्योंकि ये आपका इंटरफेरेंस फिट हो जा रहा है जब आपका हाईएस्ट साइज, तो ये ट्रांजिशन एक्चुअल में ट्रांजिशन फिट रहेगा। लेकिन हाँ जब हाईएस्ट साइज की बात कर रहे थे तब, तो आपका क्या हो गया सी पार्ट। अगला, वाई मल्टी स्टेजिंग इज यूज इन सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में मल्टी स्टेजिंग क्यों करते हैं? हाई हेड के लिए, ये ध्यान रखिएगा। जब आपको बहुत ज्यादा हेड चाहिए हो तो हम मल्टी स्टेजिंग यूज करेंगे। तो मल्टी स्टेजिंग में क्या होगा? हेड आपका ज्यादा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, कई लोग नहीं कर पाए। या समझ गए होंगे तो मल्टी आपको रट ही लेना, इसमें क्या करना है। वैसे भी बहुत ज्यादा डिटेल इसका जब आप हाइड्रोलिक्स पढ़ेंगे तो समझ में आए। द वेरियस ऑप्शन ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शंस ए वर कंसीडर्ड। वेरियस ऑप्शन, एक ऑप्शन, दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन और चार ऑप्शन। चार ऑप्शन दिए ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए का क्रॉस सेक्शन व्हाइल डिजाइनिंग बीम लोडिंग डिटेल सोन। क्वेश्चन क्या पूछा गया? व्हिच सेक्शन विल हैव मिनिमम डिफ्लेक्शन। अब देखिए लोडिंग दे दिया गया तो बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन तो फिक्स है, तो आपका जो डिफ्लेक्शन होता है 1/EI और कुछ होता है, और ये लोडिंग की बात है। ये सारी चीजें क्या है? लोडिंग पर डिपेंड है। तो बेंडिंग मोमेंट इक्वेशंस लिखेंगे, ये चीजें सब में कॉमन होने वाली हैं। ई आपका सेम मटेरियल है, बस आई पर फोकस करिए। जिसका आई कम उसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम उसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा, और जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, देखिए y इज प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? I। इसको दो तरीके से बोल सकते हैं, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I या y इज प्रोपोर्शनल टू 1/I। ठीक है, तो खैर चलिए, तो I ज्यादा y कम, I ज्यादा y कम, या फिर I कम तो y ज्यादा, I कम तो y ज्यादा। अब सबका देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट, इसके अबाउट, इसके अबाउट, इसके अबाउट। अब ध्यान दीजिए, ये आप जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो ऐसे करेंगे, एक पोर्शन ये दो और ये दोनों मिला के। अब ध्यान दीजिए, ये और ये इसका 1 सेम है। इन सबका आप देखेंगे तो ऊपर का पोर्शन सबका क्या है? सेम है, ऊपर और नीचे वाला पार्ट। ये आपका 2 टाइम्स ऑफ टी है, तो ये भी टी मिला के ये भी 2 टाइम्स ऑफ टी हो गया, क्योंकि बीच से ही आ रहा है। इसमें दूर होना, पास होने से कोई मतलब इस एक्सिस के अबाउट नहीं है। हाँ, अगर वर्टिकल एक्सिस के अबाउट बात करते तो दूर होना, पास होना मैटर करता, लेकिन इस एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट दूर हो रहे तो भी वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, और या पास रहें तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होगा, या एक साइड रहें तब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होगा। तो इस एक्सिस के अबाउट चाहे ये वाला सेक्शन, चाहे ये वाला सेक्शन, चाहे ये वाला सेक्शन, चाहे ये वाला सेक्शन, ऊपर के सब में बराबर ही है। ऊपर और नीचे का ये पोर्शन सब में क्या है? बराबर है। और ये चाहे साइड हो, चाहे बीच में हो, चाहे दूर दूर हो, तो जब इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे तो सेम आएगा। सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? सेम है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबका सेम है, तो सब में डिफ्लेक्शन सेम होगा। अगर सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? सेम है, तो सब में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत तो ज्यादा दिमाग नहीं लगा, डरना नहीं है सेम देख के। सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? सेम है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट, तो सबका आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटेल में कराएंगे तो सबका क्या होगा? डिफ्लेक्शन सेम होगा। ठीक है, तो क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। मिनिमम डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कोई बात ही नहीं, सब में डिफ्लेक्शन सेम। बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत ही शानदार। फॉर डिस्चार्ज क्यू, डिस्चार्ज क्या है? क्यू, डिस्चार्ज। ठीक है, द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप इज एन। तो स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप इज एन, तो ये ध्यान रखिए, ये प्रोपोर्शनल टू क्यू होता है, और यहां पर हेड के क्या होता है? 3/2। ये ध्यान रखिएगा, स्पेसिफिक स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट क्यू एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 3/2, सॉरी
0.75 आता है, 3/4 3/4 होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया n इज प्रोपोर्शनल टू √q और 3/4, ये आपको 0.75 होता है, ठीक है। तो फॉर डिस्चार्ज q, हाँ ठीक है, द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप इज n, जब q है तब स्पेसिफिक स्पीड क्या है, n है। फॉर डबल द डिस्चार्ज, अब हम डिस्चार्ज को क्या कर दिए, डबल कर दिए, विद द सेम हेड, हेड में कोई कुछ नहीं, हेड में कोई खेल ही नहीं, सेम हेड। जब डिस्चार्ज क्यू कर दोगे तब आपकी स्पेसिफिक स्पीड क्या होगी, इसके अंडर रूट, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2n। इतना आसान क्वेश्चन था, ठीक है। डिस्चार्ज क्यू के लिए स्पीड n है, तो n जो है वो कुछ फार्मूला अंडर रूट क्यू है। और जब आप स्पीड जो आप नया कर दोगे तो कुछ फार्मूला तो वही रहेगा, क्योंकि और सारे पैरामीटर सेम। ये क्यू डैश, और क्यू डैश क्या है, क्यू डैश क्या है, 2 टाइम्स ऑफ क्यू है, तो जो एन डैश होगा वो √2 टाइम्स ऑफ, वो एन डैश होगा वो √2 टाइम्स ऑफ एन होगा। तो कुछ फार्मूला इनटू अंडर रूट क्यू। ऐसे जब क्यू डैश डबल 2q कर दिए तो एन डैश जो नई स्पेसिफिक स्पीड हुई वो √2n हो गई, बस। और क्या, कितना आसान क्वेश्चन, बी पार्ट। फॉर डबल द डिस्चार्ज, डिस्चार्ज को क्या करना है, डबल करना है, 2q कर देना है, ठीक है, विद द सेम हेड, हेड में कोई चेंज नहीं। तो आपका क्या गया, स्पेसिफिक स्पीड, तो स्पेसिफिक स्पीड हो गया। कितना शानदार ये क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स बहुत आसान है। तो जैसे देखिए 1/, सिंपल ऐसे करा दे, कितना दिमाग लगा के करो, 1/3 का मतलब 0.333333। अब कोई उल्टा दे दे, सर 0.33333 क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, ऐसे डॉट 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 क्वेश्चन मार्क। तो देखिए जितने टर्म रिपीट हो रहे हैं उसको रखिए, तो क्या रिपीट हो रहा है, 0.3 रिपीट हो रहा है, केवल 0.3, और बस बाई 9 करो। अगर यहां जो रिपीट हो रहा है तो वहां पे आप देखें तो 3 रिपीट हो रहा है, एक्चुअल में आपका 3 बार रिपीट हो रहा है, तो एक डिजिट लिखेंगे 9 कर देंगे, बस एक बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसे इसमें क्या हो रहा है, 0.12 रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो गया, 12/99। आप देखिए 1212, अब ये 99 क्यों, 2 अंक तो 2 बार 9। अगर ये चीज और कोई 3 अंक के बाद रिपीट होता है, इसे होता है 124 ऐसे होता, तो ये कितना आता है, 124 तो इसको क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, 124/999। समझ में आ रहा, खैर ये आपका आएगा कि नहीं आएगा, तो ऐसे रिपीट होगा कि नहीं, ये हर कोई रिपीट नहीं होगा, पर ऐसा अगर होता तो आपको क्या करना है, जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 0 एक सामने होना चाहिए, 1 नहीं। अगर 1.13 होता तो वो एक सही करके होता। खैर चलिए, तो 12 रिपीट हो रहा है, 12 लिख दिए, और बाई 2 बार है, 2 बार 90। ऐसे इसको अगर लिखना हो तो इसको क्या करेंगे, 3 एक बार लिखेंगे, और 9, 3/9 1/3 है। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। इफ द एटॉमिक रेडियस ऑफ FCC इज R, FCC का FCC ऐसे क्यूब है, जो आप यूनिट सेल पढ़े भी होंगे, बिल्कुल नहीं पढ़े देख लीजिए, कोई बहुत कठिन चीज नहीं है यार, जनरल नॉलेज है। तो ये FCC है आपका। FCC के केस में फेस सेंटर्ड है, तो आप ऐसे एक आपका होगा, ऐसे यहां कोने पर तो 2 होंगे, हर कोने पर 8 कोने पर होंगे, और बीच में एकदम फेस में एक ऐसे सेंटर्ड। तो अब सोचिए कि अगर आप देखें तो यहां पर फेस में एक सेंटर्ड, और ऐसे आपका 1/4, और ऐसे फेस सेंटर्ड, ऐसे इधर भी जाएगा तो नहीं बना रहे हैं। तो ये आपकी पूरी दूरी, अगर ये a है तो ये पूरी दूरी क्या होगी, ये पूरी दूरी होगी a√2। अरे भाई डायगोनल है यार, डायगोनल बिकर्ड है, ये a है तो ये a√2 होगा, बिकर्ड है, तो ये आपका क्या है, r 2r और r 2r और r। तो आपका r 2r, तो यहां पे क्या हो गया, 4r = a√2। तो a = क्या आ गया, 4r/√2। a = क्या आ गया, 4r/√2।
समझ में आया? R2R और ये फेस है एकदम चेहरे पर है, इसी फेस पर, उस फेस पर भी होगा, ऊपर भी होगा, दाएं भी होगा, तो हर फेस पर एक एक बीच बीच में बॉडी सेंटर्ड होता तो एकदम बीच में बॉडी के अंदर जाके सेंटर्ड होता है। तो खैर बॉडी नहीं, FCC का है तो R2R, तो ये 4R इक्वल टू A√2, A नहीं A√2, तो आपका A इक्वल टू 4R2। और यहाँ पे अगर वॉल्यूम क्या पूछा गया, व्हाट इज द यूनिट सेल वॉल्यूम होगा A क्यूब, A क्यूब का मतलब क्या होगा, 4R/√2 का क्यूब, 4R/√2 का क्यूब, 4R/√2 का क्यूब। बी पार्ट। आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसको क्या बताएं, आप लोग 20 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे 80 में और अगले पार्ट में तो 20 करते हैं। 20 से 80 हो सकता है 4 हो, अगर आसान क्वेश्चन मतलब और डिस्कशन कम करेंगे तो फिर हो सकता है 3 ही पार्ट में हो जाए। इन अ हॉरिजॉन्टल पाइपलाइन, ठीक है, एट लोकेशन 1, ये 1 है, द फ्लूइड प्रेशर हेड जो आपका है वो 32 सेंटीमीटर है, एंड वेलोसिटी हेड आप देखेंगे तो b²/2g, प्रेशर हेड तो ये क्या है 4 सेंटीमीटर है। पाइपलाइन है इसका आपका हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल पाइपलाइन तो जो भी Z1 है, मान लो कोई Z1 है। अगला क्या है, रिडक्शन इन एरिया एट लोकेशन 2 इज सेम पाइपलाइन इज सच अ वे, एक रिडक्शन इन एरिया एक्चुअल में एक आपका क्या था, हॉरिजॉन्टल तो था, लेकिन अब क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही तो सारी चीजें होंगी, पहले से रट के थोड़े आते हैं। चलो, तो ये आपका रिडक्शन इन एरिया था, ऐसे एरिया में रिडक्शन था, ऐसे यहां 1 था और यहां क्या हो गया 2। द हॉरिजॉन्टल पाइपलाइन है, मतलब Z1 Z2 बराबर होने वाला है, क्या है आपका जो स्टैटिक हेड होगा वो आपका क्या होगा, Z1 Z2 आपका ग्रेविटेशनल हेड वो आपका बराबर हो। तो इन हॉरिजॉन्टल पाइपलाइन एट लोकेशन 1 द फ्लूइड प्रेशर हेड इज 32 एंड वेलोसिटी हेड 4 सेंटीमीटर। The reduction in area at location 2 in the same pipeline is such a way the pressure head यहाँ का pressure head क्या हो गया 0, pressure head 2 क्या हो गया 0। The ratio of velocity का रेशियो पूछा है, मतलब क्या पूछा गया B2/B1। बहुत ध्यान से क्वेश्चन समझ के रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, बहुत शानदार क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज एट लोकेशन 2 दैट ऑफ लोकेशन 1, मतलब B2/B1 पूछा आपसे, B2/B1। अब आप खुद बताइए सर, यहां 32 और 4 था, आप वही बर्नौली लगाएंगे तो यहां पर वेलोसिटी हेड जो होगा B2²/2g, क्योंकि अब H20 है 36 के बराबर आ जाएगा। अरे भैया 32 और 4 दोनों मिला के, क्योंकि आपका यहां पर प्रेशर हेड 0 हो गया तो वेलोसिटी हेड 36 हो जाएगा। अब 36 में क्या आंसर यार, लो B2²/2g और B1²/2g। तो हमें B1²/2g मालूम है, B2²/2g मालूम है, B2/B1 पूछा है तो B2²/2g और B1²/2g इक्वल टू क्या होगा 36/4। तो ये क्या आएगा 9 और 2g कट जाएगा तो ये आएगा 3, आंसर हो गया। लो यहां से क्या हो गया B2/B1 इक्वल टू 3। समझ में आया? हेड का रेशियो पूछता, अगर हेड का वेलोसिटी हेड का 2 और 1 के वेलोसिटी हेड का रेशियो पूछता तो 9 आता, वेलोसिटी का हेड रेशियो पूछा इसलिए 3 होगा। वेलोसिटी का रेशियो बोलिए क्या होगा 3 होगा। नोट कर लीजिए सब लोग, बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला तो रैंकाइन साइकिल इफिशियंसी ऑफ अ स्टीम पावर प्लांट में 35-40 के आसपास होता है। और क्या रैंकाइन की जो थर्मल इफिशियंसी पूरी औकात लगा दे तो 35-40, मतलब सोचिए कोयला जलाओगे 60% बर्बाद ही जाना है, केवल आप 35 से 40% क्या करने वाले, यूज करने वाले। एनर्जी जो आपको पावर जनरेशन मिल रहा है, एनर्जी का बस 35 से 40% ही मिल रहा है। इतना सब कुछ फूकने के बाद बड़ा ठीक है, जितना कोयला था राख में पड़ा हुआ था, उस कोयले से कुछ तो आप यूज कर ले गए, 35-40% ही यूज कर लीजिए। राख को भी आपको फिर हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है, ईंट बना लेंगे, घर बना लेंगे, देखा जाएगा। तो खैर कुछ तो कर पा रहे हैं, जो रद्दी पड़ा हुआ था तो कितना 35 से 45%।
थर्मल इफिशियंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल। इसको भी देख लीजिए, इसी समय निपटा लेते हैं। ये आपको पार्शियल फ्रैक्शन करना है। अरे सर जी इसको कुछ नहीं, इसको बस क्या करिए, a बाई एक्स प्लस 2 होगा प्लस b बाई एक्स माइनस 3 होगा। जब भी ऐसा केस आए, तो आप बस पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करिए, इस a बाई एक्स प्लस 2 और a बाई b बाई एक्स माइनस 3। अब ध्यान दीजिए, x प्लस 2 यहां है, ये दोनों पहले गलत हो गए। अरे देख के आंसर कर लो भैया, निपटा लो, खत्म बवाल। क्या देख x माइनस, नहीं x माइनस 2 तो यही निपटा दिए, खत्म। x प्लस टू हाँ ठीक है ये है। अब इसको आंसर, अब कुछ लोग क्या करेंगे, इक्वेशन मिलाएंगे, इसको a b का मान निकालेंगे। निकालते रहना घर पे, हमें उससे नहीं मतलब है। a b का मान निकालोगे कुछ आएगा तो देख के कर लेते हैं, कुछ जुगाड़ कर लेते हैं। चलो भाई 5, तो ये 2x और ये माइनस 3x, तो नहीं आएगा, b हो गया। आप देखिए ये, इसमें आप एलसीएम जब लोगे तो 5 तो रहेगा ही, x प्लस 2 और x माइनस 3, 5 तो ऐसे बैठा रहेगा, तो इधर आएगा 2x माइनस 3 और इधर आएगा माइनस 3x प्लस 2, यही तो होगा। तो यहां से 2x और ये माइनस 3x घटाओगे, माइनस x आ गया तो ये गलत हो गया। यहां से दो, ये भाई 2x होगा, ये 3x, तो माइनस x नहीं आ जाएगा, और हमें चाहिए क्या, x चाहिए, हमें क्या चाहिए, x। इसमें देखे, इसमें आप 5 ऐसे रहने दो, x प्लस 2 और x माइनस 3, तो यहां से क्या आएगा 2x माइनस 3 और यहां आएगा 3x माइनस x प्लस 2, तो ये क्या आएगा 2x और ये 3x, 5x हो जाएगा, 5 कट जाएगा, 2 3 6 और 3 2 6 कट जाएगा, बस हो गया, x के बराबर आ गया, बी पार्ट सही हो गया। आंसर मिला के आंसर करिए यार, नहीं तो करते रह जाओगे, बहुत टाइम लगेगा। करना कैसे, विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट फॉर्म टॉलरेंस। फॉर्म मतलब एक तरीके से शेप का टॉलरेंस, कोई भी शेप बन रहा है तो उसका टॉलरेंस, शेप का टॉलरेंस, तो आपका क्या होगा, फ्लैटनेस को बताएगा। फॉर्म टॉलरेंस आपका जो है फ्लैटनेस, ये मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी में आप डिटेल में करेंगे। पैरेललिज्म क्या होता है, कॉन्सेंट्रिसिटी क्या होती है, और टोटल रनआउट, संपूर्ण रनआउट जो होगा, तो ये आपको मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी में डिटेल में होगा। खैर शेप के फॉर्म को टॉलरेंस, फॉर्म में जो टॉलरेंस दिया है वो फ्लैटनेस के बताता है, ठीक है। तो फ्लैटनेस आपका एक फॉर्म टॉलरेंस बताएगा। पैरेललिज्म जो आपका होगा सिलेंड्रिसिटी को, टॉलरेंस को बताएगा। संकीर्णता आपके सेंटर की डिफरेंस में रहेगा, सेंटर में कितने, तो सारे सर्किल कॉन्सेंट्रिक हैं कि नहीं है, तो वो सारी बातें, तो कॉन्सेंट्रिसिटी की बात। तो खैर फ्लैटनेस क्या है, फॉर्म, शेप के टॉलरेंस को बताता है, ठीक है। आगे अभी कर देते हैं, इसी को अभी निपटा देते, इतना टाइम हो गया। एंड इंपल्स टर्बाइन प्रोड्यूसेस 50, अरे बहुत 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 आसान क्वेश्चन है यार। पावर कितना दिया है, 50 किलोवाट, पढ़ लिए। ब्लेड स्पीड जो है, ब्लेड स्पीड क्या है, वो 40 मीटर पर सेकेंड है। द रेट ऑफ चेंज, अरे यार, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम टेंजेंशियल टू द रोटर। अब आप बताइए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम टेंजेंशियल टू द, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पूछा गया, मतलब आपसे फोर्स पूछा गया है। क्या पूछा गया है, फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स पूछा गया है। और टेंजेंशियल फोर्स, तो आप बताइए फोर्स इनटू वेलोसिटी ही तो पावर होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम केवल घुमाने के लिए है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम न्यूटन ने दूसरा नियम बताया था, न्यूटन ने क्या बताया, यही तो फोर्स होता है। तो फोर्स इनटू वेलोसिटी, तो फोर्स क्या होगा, पावर कितना दिया है, 50 किलो है, किलो ध्यान रखिएगा, किलो, और वेलोसिटी क्या है 400, तो ये हो गया 50,000, सुनना सुनना जाओ, 2 सुनना, तो ये 500/4, 500/4, यही तो आएगा। एक बार शून्य हटा देंगे तो कितना आएगा, 175, कितना 125, अरे कर लेना यार, 125, 25 का 100, 125 न्यूटन, लो हो गया। मतलब क्या था, फोर्स इनटू वेलोसिटी। अरे यार ये कहां से आ गया, वो लोग तो ये कहां से आया। अरे पावर जो होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही क्या है, वेलोसिटी। लो हो गया, अब तो हो गया मैकेनिक्स से, फोर्स इनटू वेलोसिटी, फोर्स इनटू वेलोसिटी हो गया ना। चलिए ठीक है, आगे हम सब लोग और आगे ढेर सारे लेक्चर्स होंगे। पूरे कितने क्वेश्चन, आज 23 क्वेश्चंस हो गए हैं।
80 क्वेश्चन 80 तरीके के हैं, आपको भी सॉल्व करना है, खूब मेहनत करना है। सारे क्वेश्चन कराएंगे आने वाली सीरीज में। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट, इसको जरूर देखें। उसके बाद और आगे पूरा बीएसएससी का पेपर सॉल्व कराएंगे, ट्रिपल एससी के पेपर सॉल्व कराएंगे, यूपीआरवीएनएल के तो पेपर सॉल्व कराने ही कराने, 3-4 पेपर जितने भी हैं सारे सॉल्व करा देंगे, चाहे वो एई के हो चाहे फिर जेई को। सब लोग इसको देखें और लोगों में फैलाएं, पूरे इंडिया लेवल पे फैलाना चाहिए। आंसर्स आप देखिए, सॉल्यूशंस के करने के तरीके भी आप थोड़ा तेजी से करने की कोशिश करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।